समझ में आया? क्या हो रहा है यार? ये रेड क्यों आ रहा है? चलो आना तो दो। परिधान, परिधान माने आपका पहनावा। ठीक है, आप क्या पहनते हैं उस हिसाब से चैप्टर में आपको पूरा बताया जा रहा है कि परिधान यानी वस्त्र। क्या होता है? वस्त्र। परिधान माने वस्त्र। ठीक है, वेशभूषा, पहनावा, कपड़े। ठीक है, ये परिधान कहलाता है। तो आप परिधान, हम जानते हैं कि हमारे भारत में विविध प्रकार की जलवायु है और उस जलवायु से बचने के लिए हमें विभिन्न प्रकार के परिधान या कपड़े पहनने पड़ते हैं। जहां वर्षा ज्यादा होगी वहां पर रेनकोट पहनने पड़ेंगे, जहां ठंडी ज्यादा होगी वहां पर गर्म कपड़े पहनने पड़ेंगे, जहां पर गर्मी पड़ेगी वहां पर सूती कपड़े पहनने पड़ेंगे, हवाई कपड़े पहनने पड़ेंगे। उसी प्रकार से इस पाठ में भी आप लोगों को समझाया जा रहा है कि वस्त्र का यानी जो वस्त्र बनते हैं, कपड़े बनते हैं, उनका निर्माण कैसे होता है, किन रेशों से होता है, किन तंतुओं से होता है। ये रेड आ रही, तुम इसको देखो एक जगह, रेड की जगह वो आता है वाइट। जो तुमने कर दिया वो ध्यान नहीं कहाँ से हो गया। चलो, वस्त्र निर्माण का क्या महत्व है? तो हम जानते हैं कि हमारी प्राथमिक मजबूरी, प्राथमिक जरूरत क्या होती है? रोटी, कपड़ा और मकान होता है। तीन चीजें बहुत ही आवश्यक होती हैं। तो रोटी तो हम भोजन में पढ़ चुके हैं, मकान हम आवास कक्षा 3 और 4 में पढ़ चुके हैं और अभी सार्वजनिक इमारतों में पढ़ चुके हैं। अब हम पढ़ने जा रहे हैं वस्त्र यानी कपड़ा। कपड़े भी मनुष्य की एक आवश्यक प्राथमिक आवश्यकता होती है। ठीक, अब कौन से कपड़े कैसे बनते हैं, इनका क्या महत्व? तो कपड़ों का हमारे लिए बहुत ही महत्व है। यह हमें सर्दी, गर्मी, बरसात, कीड़े मकोड़ों से सुरक्षा देते हैं। क्या करते हैं? सुरक्षा प्रदान करते हैं। समझ में आएगा? इससे हमें सुरक्षा मिलती है। अब वस्त्र का निर्माण कैसे होता है? आप लोग जानते हैं कि जब वस्त्र फट जाते हैं तो उसमें से धागे धागे निकलते हैं। धागे यानी तंतु। तो जो धागे से ही क्या बना है? वस्त्र बना है। लेकिन धागा कहां से प्राप्त हुआ है? जैसे आपको गर्म कपड़ा बनाना है यानी मफलर, स्वेटर, गर्म कपड़े बनाने हैं तो आपके गर्म कपड़े ऊन से बनते हैं। किससे बनते हैं? ऊन से बनते हैं। अगर आपको अच्छे चमकीले, चटकदार, सुंदर वस्त्र बनाने हैं तो उसके लिए रेशम का धागा चाहिए पड़ता है। किस चीज का धागा चाहिए पड़ता है? अगर आपको गर्मी में पहनने के लिए छिद्रदार और पसीने सूखने वाले कपड़े चाहिए तो वो होते हैं सूती के। और सूती के वस्त्र किससे बनते हैं? कपास से। कपास में एक फूल लगता है जिससे रुई प्राप्त होती है और रुई की हम पोनियां बनाते हैं और पोनी को हम तकली पे चढ़ा के धागा बनाते हैं और धागा से हमारा कपड़ा बनता है। और धागा, जितना धागा कपड़ा मजबूत होगा उतना ही कपड़ा मजबूत होता है। समझ में आएगा? और अगर हमें चटाई बनाना है, पैरदान बनाना है या गलीचे बनाना है तो उसके लिए हम पटसन या जूट का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? पटसन या जूट का प्रयोग करते हैं। चलो, वस्त्र निर्माण में काम आने वाले रेशों के प्रकार कौन कौन से हैं? कपास के रेशे। ठीक है, सूती वस्त्र बनाने के लिए कपास से आपको रेशा मिलता है। ऊनी वस्त्र बनाने के लिए आपको ऊन से वस्त्र मिलते हैं। और अगर आप रेशमी वस्त्र बनाना चाहते हैं तो रेशम से मिलेगा आपको रेशा। दूसरी बात, अगर आपको कुछ ऐसे वस्त्र बनाना है जो मजबूत हो
तो उनके लिए आपको कृत्रिम रेशे की जरूरत पड़ती है। कृत्रिम रेशा माने ऐसे रेशा जो मानव के द्वारा बनाए जाते हैं। तो पेड़ से सेल्यूलोज प्राप्त किया जाता है और सेल्यूलोज को रसायन में डुबो देते हैं, तो सेल्यूलोज नायलॉन में, लियान में, टेरिकोट में बदल जाता है और वह धागा का नाम बन जाता है। कौन से धागा मानव निर्मित हैं? ऐसे रेशे बताइए जो मानव ने बनाए हैं। कौन से धागा हैं? टेरिकोट, रेयान, नायलॉन, ठीक है, पॉलिएस्टर। पॉलिएस्टर बोल देते हैं ना आप लोग, पॉलिएस्टर। तो ये मानव द्वारा निर्मित धागा कहलाते हैं। समझ में आएगा? यहाँ से इसमें नहीं है, फंक्शन में जाके देख पता। अरे वो जो भी ना, चलो इसको सुने तो रेशे आपको बता दिए हैं। अब वस्त्र निर्माण के लिए रेशों की प्राप्ति, वस्त्र निर्माण के लिए रेशों की प्राप्ति यानी कौन से रेशे कहां से प्राप्त होते हैं। तो देखिए जैसे प्राणी, मैं बता रहा हूं वनस्पति से जो आपका रेशा मिलेगा तो उसको बोलेंगे वनस्पतिज, माने जन्म लेने वाला। वनस्पति से जन्म लेने वाला रेशा वनस्पतिज रेशा कहलाता है। और प्राणी से प्राप्त होने वाला रेशा, प्राणी से जन्म लेने वाला, देखो प्राणी से, तो क्या हो जाएगा? प्राणिज। प्राणी से जन्म लेने वाला प्राणिज रेशा कहलाता है। और रेशम की कीट से जन्म लेने वाला रेशमी वस्त्र। समझ में आया? तो कुछ रेशे वनस्पति से प्राप्त होते हैं, जिन रेशों को हम वनस्पतिज रेशा कहते हैं। कुछ रेशे हमें प्राणी से, जैसे ऊन, ठीक है, रेशम, ये हमें प्राणी से मिलता है, इसलिए इन रेशों को हम प्राणिज रेशा कहते हैं। समझ में आया? अब वस्त्र निर्माण की विभिन्न विधि या विभिन्न अवस्थाएं, कोई भी वस्त्र इतने जल्दी नहीं बन जाता है। सबसे पहले जैसे आपको ऊन में क्या मिल गया, मान लीजिए आपको रुई मिल गई, ये आपकी रुई है। इस रुई से आपको बंडल बनाने पड़ते हैं। इन बंडलों से आप क्या बनाते हैं? बाती बनाते हैं, छोटे छोटे बाती, जैसे आप दिए की बाती बनाते हैं, उस बाती बनाते हैं। और उसको बाती को जब हम तकली पे चढ़ाते हैं तो क्या बन जाता है? धागा बन जाता है। धागा से एक अच्छी बॉबिन होती है, बॉबिन जानते हैं? गिट्टी, अरे धागा लपेटने वाली, ठीक है, उस पर हम लपेट देते हैं। लपेटने के बाद इस धागे को हम बॉबिन पर चढ़ाकर या हथकरघा पर चढ़ाकर वस्त्र बनाते हैं। समझ में आई बात? वस्त्र बनाते हैं। वस्त्र बनने के बाद फिर उसको रंग करते हैं, कलर करते हैं, क्योंकि ये कौन से रंग का है? रुई तो सफेद रंग का होता है। लेकिन अगर आपको वस्त्र को नीला करना है, हरा करना है, काला करना है, पीला करना है, रंगीन बनाना है, तो उस पर हम डिजाइनों के लिए रसायनों से रंग लगाते हैं, रंग करते हैं, तब हमारे वस्त्र बन जाते हैं। तो वस्त्र निर्माण की विभिन्न अवस्थाएं, कौन कौन सी अवस्थाओं से धागे को गुजरना पड़ता है और फिर एक वस्त्र बनता है। तो देखें, इसमें आप पढ़ेंगे कि पिछली कक्षा में आप पढ़ चुके हैं कि हमें विभिन्न प्रकार के मौसम में अपने शरीर को सुरक्षित रखने के लिए अलग अलग प्रकार के वस्त्रों की आवश्यकता होती है। सही बात है कि नहीं? जितने मौसम होंगे उतने ही प्रकार के हमें कपड़े की जरूरत होती है। उसके बाद ये वस्त्र अलग अलग प्रकार के रेशों से बनाए जाते हैं। जब कपड़े ही अलग अलग प्रकार के हैं, अलग अलग मौसम में चाहिए, तो फिर हमें अलग अलग रेशा भी चाहिए पड़ेगा। जैसे आपसे कहा जाए कि आप सूती वस्त्र से ऊन का स्वेटर बना दीजिए, तो बन तो जाएगा, लेकिन वो आपकी गर्मी, तो ठंडी नहीं बचा पाएगा। आई बात समझ में? ठंडी नहीं बचा पाएगा। इसलिए प्राणी से जो रेशा मिलते हैं उससे हम ऊन के स्वेटर बना सकते हैं। वनस्पति से जो रेशे मिलेंगे उससे हम विभिन्न प्रकार के अलग अलग प्रकार के कपड़े बनाते हैं। तो देखें, इसमें अलग अलग प्रकार के रेशे बनाए जाते हैं। ये रेशे विभिन्न पौधों से और जंतुओं से प्राप्त होते हैं। जैसे भेड़ से और याक से आपको ऊन मिलता है, रेशम के कीट से आपको रेशमी
रेशा मिलता है। उसके बाद आपको सूती धागा कहां से मिलता है? कपास से मिलता है। तो पेड़ पौधे और जीव जंतुओं से हमें विभिन्न प्रकार के रेशे प्राप्त होते हैं। आदि मानव अपने शरीर की सुरक्षा पेड़ों की पत्तियों और जानवरों की खाल से करते थे। कक्षा 4 में पढ़ा था कि आदि मानव पुराने जमाने में जब उनके पास रेशे धागे नहीं थे तो पेड़ की पत्तियां लपेटते थे और जानवरों को मारकर उनकी खाल को पहनते थे। किंतु धीरे धीरे मनुष्य विकसित होता गया, मनुष्य विकास करता गया और खाल की जगह वस्त्रों ने ले लिया। अब खाल की जगह अब क्या पहनने लगा हुआ है? वस्त्र पहनने लगा। मानव विकास के साथ साथ वस्त्रों का स्वरूप भी बदलता गया। ज्यों-ज्यों मानव का विकास होता गया त्यों-त्यों उसके वस्त्रों के आकार और डिजाइनें बदलती गई। समझ में आई बात? तो जहां पर गर्मी पड़ती थी वहां पर कपड़े बहुत ढीले ढाले और कम पहनते हैं। जहां पर ठंडी पड़ती है वहां पर कपड़े ऊन के पहने जाते हैं। ठीक, जहां बरसात होती है वहां पर हार या रेगजीन या रेनकोट के कपड़े पहने जाते हैं। मनुष्य ने प्रकृति से प्राप्त पदार्थों से वस्त्रों का निर्माण करना सीख लिया। क्या आप जानते हैं वस्त्र निर्माण के लिए रेशे को कहां से और कैसे प्राप्त किया जाता है? ये रेशे हमें वनस्पति और जंतुओं से प्राप्त होते हैं, किंतु मानव द्वारा कृत्रिम रेशों का निर्माण भी कर लिया गया। मानव ने भी कृत्रिम माने मानव निर्मित रेशे बना लिए हैं। अतः रेशे प्रमुख प्रकार से 3 प्रकार के रेशे होते हैं। पहला होता है वनस्पतिज, यानी वनस्पति से जन्म लेने वाले रेशे, वनस्पतिज रेशे, जिन्हें हम प्राकृतिक रेशे कहते हैं। दूसरा नाम क्या है? प्राकृतिक रेशे। और दूसरे होते हैं प्राणिज रेशे, यानी प्राणी से प्राप्त हो रहे हैं तो जैविक प्रकृति से मिल रहे हैं। और मानव निर्मित रेशे, तीसरा है हमारा मानव निर्मित रेशे, जो मानव ने बनाए हैं, मानव निर्मित रेशे। ठीक है, मानव निर्मित रेशे के नाम आपको उन्हें कृत्रिम रेशे भी कहते हैं। मानव के द्वारा बनाए गए रेशों को कौन से रेशे कहते हैं? कृत्रिम रेशे भी कहते हैं। कृत्रिम। वनस्पतिज रेशे, मैं इसकी परिभाषा पहले बता चुका हूं कि वनस्पति से प्राप्त रेशों को वनस्पतिज रेशे कहते हैं। वनस्पतिज रेशे निम्नलिखित हैं, जैसे कपास के पौधे से कपास के कोए, ये क्या कहलाते हैं? जो मैंने बताया था कि रुई के जो होते हैं वो कोए कहलाते हैं। कपास के कोए प्राप्त किए जाते हैं और उन्हें सुखाया जाता है। सुखाने के बाद देख रहे हैं आप चित्र में कि पहले कपास से आपको कपास के फूल से कोए मिल गए और इन कोओं को तोड़कर सुखा लिया गया, इनसे बीजों को निकाल लिया गया। कपास इसमें बीज होते हैं, बीज निकाल लेते हैं। फिर इस बीजों के क्या बनाते हैं? जब पौनी बनाते हैं, गट्ठे दिख रहे हैं आपको, नीचे गट्ठे बनाए जाते हैं। फिर इनको तकली पर चढ़ा करके धागा बनाते हैं। धागा बना करके बॉबिन में लगा करके हथकरघा पे चढ़ा करके वस्त्र बनाए जाते हैं। तो कोए से बीज को अलग कर लिया जाता है। कोए माने रुई के जो फूल होते हैं उनसे बीज अलग कर लिए जाते हैं। तत्पश्चात कपास को क्या किया जाता है? ओंटा जाता है या बेलनाकार धुनक से घोंटा जाता है। एक बेलन होता है, उससे उसका धुनकन किया जाता है, जैसे रजाई की धुनकनी की जाती है। रुई को अलग अलग किया जाता है, छोटे छोटे भाग। फिर उसको बेलन से उस पर लपेटा जाता है। फिर एक को पकड़ के हम धागा खींचते जाते हैं तो बहुत लंबा धागा बन जाता है। फिर उसमें ऐंठ भर देते हैं। ऐंठ माने घुमा घुमा करके उस धागे को मजबूत कर देते हैं। आई बात समझ में? ओंटने के बाद प्राप्त रेशे को पीटा जाता है और दबाकर उसकी गांठें बनाई जाती हैं। इस प्रकार नरम रुई की पोनी बनकर चरखे पर सूत या धागा बना लिया जाता है। इस नरम रुई से चरखे पर चढ़ा के रुई से क्या बना लिया जाता है? धागा बना लिया जाता है। धागा बनाने का कार्य मशीन द्वारा भी अब किया जाने लगा है। पुराने जमाने में जब महात्मा गांधी यानी लगभग 200 साल पहले या 150 साल पहले तो चरखा से धागा बनता था, लेकिन अब मशीन से धागा बनने लगा। देखो, महात्मा गांधी, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी प्रतिदिन चरखा चलाकर सूत काटते थे। काटना माने सूत बनाते थे। सूत यानी धागा, रेशा,
रेशा बनाते थे। गांव में हथकरघा से वस्त्र बनाए जाते हैं। हथकरघा माने हाथ के का करघा। बड़ी मात्रा में वस्त्र निर्माण कारखाने यानी कपड़ा मिल, कपड़ा की एक मिल होती है, फैक्ट्री होती है, जहां पर बड़ी मात्रा में कपड़े की बुनाई की जाती है। जिस इन करघों को किससे चलाया जाता है? बिजली से। तो बेकरघे जो हाथ से चलाए जाते हैं वो हथकरघा कहलाते हैं, और बेकरघा जो बिजली से चलाए जाते हैं वे कपड़ा की मील कहलाते हैं। क्रियाकलाप, रेशे का बांटना रेशे को मजबूत बनाता है। देखिए जैसे आपका एक धागा है, मोटा धागा है, अब इसको हमने कई छोटे छोटे धागों में बना लिया, पतले पतले, फिर उसको ऐंठ भर दिया, फिर एक धागे को दूसरे धागे पर लपेट दिया, फिर उसमें ऐंठ भर दिया, और फिर एक धागे को दूसरे धागे पर लपेट दिया, फिर ऐंठ भर दिया। तो रस्सा में जितनी आप ऐंठ भरोगे उतना ही मजबूत होता है। ठीक है, जितने उसमें आपने देखा होगा रस्सा कैसा होता है, इस प्रकार का होता है ना रस्सा। ऐसे उसी पर ऐंठ भरी रहती है, ऐसे और फिर ऐसे, मतलब रस्से में ऐंठ बनी रहती है। ठीक, तो जितनी उसमें जितनी हम लड़ियों को, ये क्या कहलाती है? लड़ी कहलाती है। जितनी लड़ी उसमें मिला देंगे उतना ही रास्ता मजबूत हो जाता है। तो यह भी धागे का भी है कि रेशा का बांटना रेशे को मजबूत बनाता है। आवश्यक सामग्री का लेना है, रुई लेनी है। अब विधि करना है कि रुई को 20 सेंटीमीटर लंबी बत्ती बनाओ। 20 सेंटीमीटर एक रुई की क्या है? दिए की तरह बत्ती बनाई। इस बत्ती के दो भाग कीजिए, 20 से उसको फाड़ दीजिए। एक भाग को अलग रख दें और दूसरे भाग को अच्छी तरह दोनों हाथों से बांटते रहें। बांटना माने होता है घुमाना। ठीक है, तब तक कि बत्ती का धागा जैसे ना हो जाए, जब तक उसको घुमाते रहे, बांटते रहे कि एक धागे जैसा ना लगने लगे। अब पहली बत्ती के टुकड़े के दोनों सिरों पर हाथ में पकड़कर खींचें, दोनों सिरे के पकड़कर हाथ में खींचें तो दो भाग उसके अलग अलग खींचे तो दो भाग उसके अलग अलग हो जाएंगे। अब इसी प्रकार से लपेटी गई बत्ती को धागे जैसी हो जाएगी। जो हमने बत्ती को लपेटा है एक दूसरे पर तो एक धागा बन जाएगा, और दोनों सिरों पर हाथ से पकड़कर खींचेंगे। अब देखेंगे कि आपका धागा थोड़ा मजबूत हो गया है, जल्दी नहीं टूट रहा है, जल्दी नहीं खिंच रहा है। समझ में आई बात? कैसे? पहले आपने मान लीजिए ये लिया रुई, इतना बंडल रुई की बत्ती बना ली। बनाने के बाद इसको हमने दो भागों में विभाजित कर लिया। फिर दो भाग में नहीं, एक भाग को हमने क्या किया, इसको खूब बांटना किया। बांटना मतलब खूब घुमाया। घुमाने के बाद फिर दूसरी बत्ती को घुमाया, दूसरी बत्ती को घुमाया। घुमाने के बाद फिर हमने दोनों को एक दूसरे पर लपेट दिया। तो अब देखेंगे कि ये पहले तो आसानी से खिंच रहा था, लेकिन बाद में लपेटा हुआ धागा हमारा मजबूत हो गया है, खिंच नहीं रहा। ठीक, तो यह क्रियाकलाप यह सिद्ध करता है कि लपेटना या सूत काटना रेशे को मजबूत बनाता है। या तो बार बार उस पर लपेटते रहो या सूत काटते रहो, तो उससे भी धागा मजबूत हो जाता है। अब इस ग्राफ को देखिए, रुई के बंडल आपने लिए, ये आपके क्या है? रुई के बंडल। इस बंडल की क्या की? पहले सफाई की और मशीन से इसको धुनक दिया। इस बंडल को क्या किया? सफाई किया। सफाई के बाद मशीन से इसको धुनक दिया, यानी बहुत बारीक रुई बना दी। उसके बाद रेशे को व्यवस्थित बनाकर फिर इनको बारीक करके एक एक रेशा उठाया और इन रेशों को व्यवस्थित कर दिया। व्यवस्थित करके पौनी बना दी, ये रेशा की तरह एक पौनी बन गई, मतलब एक रुई की पौनी बन गई। उसके बाद इसको सूत को हमने काटना शुरू किया। काटना माने ऐंठन भरना, उसको लपेटना शुरू किया। क्या करते हैं? लपेटना। एक एक सूत को लपेटना शुरू किया। लपेटना ही तो सूत काटना कहलाता है। अब रेशे के धागे बन गए, लपेट दिया एक दूसरे पर तो क्या बन जाएगा? रेशे का धागा बन जाएगा। ठीक है, धागा बनने के बाद धागे को रील पर लपेट देते हैं। इस धागे को किस पर लपेट देंगे? रील पर। रील यानी बॉबिन, बॉबिन यानी जो गिट्टी होती है ना धागे की, उस पर लपेट दिया। उसके बाद बॉबी यानी बड़ी रील पर, अभी छोटी पर लपेटा, फिर बड़ी रील पर भी लपेट दिया। फिर बुनाई की क्रिया। अब बुनाई की क्रिया किससे करते हैं? हस्त करघा से करते हैं या मशीन वाले करघा से करते हैं।
ठीक है, फिर बुनाई कर देंगे तो क्या बन जाएगा, वस्त्र बन जाएगा। मान लीजिए ये कपड़ा बन गया, लेकिन कैसा है, अभी सफेद है। अब सफेद वस्त्र के हमने रासायनिक क्रियाकलापों के द्वारा उसको रंग कर दिया, कलर डाल दिया, तो विभिन्न प्रकार के कलर के वस्त्र बन जाते। समझ में आया? देखो आगे पढ़ते हैं। जूट, जूट एक सस्ता वनस्पतिज रेशा है। कैसा है? सस्ता। अभी हमने कपास के बारे में पढ़ा, कपास के बाद आ गया है हमारा जूट। जूट जो होता है पटसन नाम के पौधे से निकाला जाता है। किस पौधे से? पटसन नाम के पौधे से जूट निकाला जाता है। और जूट को क्या कर रहा, क्यों हमारा जूट पटसन नाम के पौधे से निकाला जाता है। और जूट बहुत ही सस्ता वनस्पतिज रेशा है। वनस्पतिज माने जानते हैं, वनस्पति से प्राप्त होने वाला रेशा। जूट के देखो, यह पटसन नामक पौधे के तने के भाग से प्राप्त किया जाता है। मान लीजिए ये है तना, किसका है? पटसन का तना है। यहाँ पर हमने थोड़ा हिस्सा पकड़ा और खींच दिया, अलग हो गया, फिर दूसरा पकड़ा, खींच दिया, तो ऐसे कई धागे हमने आपस में जोड़ के लपेट के क्या बना देंगे, एक बड़ा जूट का धागा बन जाएगा। और फिर जूट से हम गलीचे बना लेते हैं, बोरा बना लेते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से कह रहा है कि जूट एक सस्ता वनस्पति रेशा है या पटसन नाम के पौधे के तने से प्राप्त किया जाता है। जूट के धागे का उपयोग बोरे बनाने के लिए, गलीचे बनाने के लिए, गलीचे यानी कारपेट, आप दुकानों में कारपेट बिछी देखिए, ऊपर तो बहुत चिकनी रहती है और नीचे खुरदरी रहती है। ठीक है, ऊपर की चिकनी में पेंट लगा देते हैं, पेंट पोत देते हैं। कपड़े पर अगर आप पेंट पोत देंगे तो बहुत चिकना नहीं हो जाएगा कपड़ा, तो वैसे वो चिकनी हो जाती है। तो जूट के धागे का उपयोग बोरे बनाने के लिए, गलीचे बनाने के लिए, कारपेट बनाने के लिए, पर्स, जो आप पर्स पैसे रखने वाला पर्स, थैलियां, पायदान, पायदान माने पैर को साफ करने वाला जो गेट पे दरवाजे पे बिछा रहता है, और पर्दे और रस्सियां आदि बनाने में जूट का उपयोग किया जाता है। समझ में आया? जूट देखो, पटसन का पौधा आपको दिख रहा होगा, इस प्रकार का है, चित्र में देख लिया पटसन का पौधा, इसी के तने से प्राप्त किया जाता है जूट। मुझे नहीं पता, होगा कहीं ना कहीं पटसन का पौधा, खेती होती है पटसन के पौधे की, फिर उसके तने से धागा निकाला जाता है। ठीक, अब देखिए अलसी। अभी आपने एक पौधे अलसी देखी होगी जिसको आप अरसी बोलते हैं, जिसकी दाल भी खाई जाती है, अलसी। अलसी को अगर आप तो अलसी के तने को ज्यादा मरोड़ो तो टूटता नहीं है, उसमें धागे धागे निकलने लगते हैं, इसलिए उन धागों को जोड़ करके एक बड़ा धागा बनाया जा सकता है। तो अलसी से क्या बनता है पता? आप लोग का जो कांच है या चश्मा होता है, उसको साफ करने के लिए एक छोटा सा धागा बड़ा मुलायम रहता है, कोमल। ठीक है, उसको साफ करने के लिए हाँ, उस कपड़े को बनाने के लिए अलसी के धागे का प्रयोग किया जाता है। यह सबसे पहले अलसी के पौधे से प्राप्त रेशे से लिनेन नामक उस वस्त्र का नाम क्या है? अलसी से प्राप्त होने वाला लिनेन। कौन है? लिनेन। लिनेन नामक वस्त्र बनाया जाता है। इस वस्त्र का निर्माण होता है अलसी के पौधे से प्राप्त रेशे से बनने वाला कपड़े। कपड़े का नाम क्या है? लिनेन। क्या है? लिनेन, वो लिखा है। अब एक सेल्यूलोज होता है, देखिए सेल्यूलोज कोशिका में पाया जाता है। मैं आपको बता दूं, कल मैंने कहा था कि जिस प्रकार से हमारे शरीर, जिस प्रकार से पृथ्वी कण कण से बनी है, उसी प्रकार से हमारा शरीर भी कई कोशिकाओं से मिलकर बना है। तो पेड़ पौधे भी कोशिकाओं से बनते हैं। पेड़ पौधे किससे बनते हैं? कोशिकाओं से। अब पेड़ पौधे जब कोशिकाओं से बनते हैं तो पेड़ पौधों की कोशिकाओं में एक सेल्यूलोज पाया जाता है। क्या पाया जाता है? सेल्यूलोज। क्या पाया जाता है? सेल्यूलोज पाया जाता है। और उस सेल्यूलोज पर अगर हम रसायन पदार्थ डाल देते हैं तो वह बहुत मजबूत बन जाता है और वही धागा मानव निर्मित धागा कहलाता। मानव निर्मित माने कृत्रिम धागा कहलाता। ठीक है, सेल्यूलोज शैवाल एवं पौधों की कोशिका भित्ति में पाया जाता है। मैंने बताया ना, पौधों की या शैवाल की, शैवाल माने काई, काई होती, काई आपने देखी होगी, बड़े बड़े धागे रहते हैं जहां पर कई लगी रहती। पानी में गए हैं आप, तालाबों के किनारे
गए होंगे तो वहां पर सेलुलोज यानी शैवाल होता है, उसमें बड़े बड़े धागे रहते हैं। उन धागों को मजबूत करने के लिए उन पर रसायन यानी केमिकल डाला जाता है और वो मजबूत हो जाते हैं, तो उससे फिर धागे बन जाते हैं। तो सेलुलोज शैवाल और पौधों की कोशिका भित्ति में पाया जाने वाला पदार्थ है। सबसे पहले सेलुलोज का उपयोग कच्चे माल के रूप में नायलॉन यानी कृत्रिम रेशा है ना, नायलॉन बनाने के लिए किया जाता है। सेलुलोज का कौन सा कृत्रिम रेशा बनता है? नायलॉन। कौन सा रेशा बनता है? नायलॉन। सेलुलोज से नायलॉन नामक कृत्रिम रेशा बनता है। अब बताइए सूती वस्त्र कौन से पौधे से रेशे से बनाया जाता है? सूती वस्त्र कपास के पौधे से बनाए जाने वाले रेशे से बनाया जाता है। जूट का रेशा कौन से पौधे से प्राप्त होता है? जूट का पौधा पटसन के पौधे के तने से बनाया जाता है। सेलुलोज का उपयोग कौन से वस्त्र बनाने के लिए किया जाता है? सेलुलोज से नायलॉन नामक कृत्रिम रेशा बनता है और नायलॉन के वस्त्र बनाने के लिए सेलुलोज का उपयोग किया जाता है। अब है अगला प्राणीज रेशे। प्राणीज रेशे मतलब प्राणी से प्राप्त होने वाले रेशे से। जंतुओं से प्राप्त होने वाले रेशों को प्राणीज रेशे कहते हैं। जंतुओं से प्राप्त होने वाले रेशे निम्न प्रकार से हैं, जैसे ऊन भेड़ों के बालों से प्राप्त किया जाता है। ऊन किनके बालों से प्राप्त किया जाता है? वहीं पर टेबल पर यही तरफ ठीक। ऊन भेड़ों के बालों से प्राप्त किया जाता है। एक याक जानवर होता है जो हिमालय पर्वत की ओर पाया जाता है, उससे भी हमें ऊन मिलता है। ऊन प्राप्ति के लिए भेड़ों के बड़े पैमाने ऊन को प्राप्त करने के लिए भेड़ों को बड़े पैमाने पर पाला जाता है और भेड़ों की अलग अलग किस्मों से अलग अलग प्रकार का ऊन प्राप्त किया जाता है। अगर रद्दी किस्म की भेड़ होगी तो रद्दी उसकी ऊन होगी, अच्छी किस्म की भेड़ होगी तो उसकी ऊन भी अच्छी होती है। जैसे बेबी वूल, एक भेड़ की एक नस्ल है, भेड़ की एक प्रजाति है जिसका नाम है बेबी, और बेबी से प्राप्त होने वाला उसका नाम है वूल। ठीक है, वूल माने ऊन, इंग्लिश में वूल बोलते हैं। ठीक है, तो बेबी वूल अत्यधिक नरम और मुलायम ऊन देती है। मोरिना उत्तम और नरम, एक मोरिना नाम की नस्ल होती है जिससे भी हमें ऊन मिलती है। वो भी उत्तम ऊन यानी अच्छी ऊन होती है और नरम होती है। ठीक है, पश्मीना एक और ऊन का नाम है। कौन सा है? पश्मीना। बेबी वूल, मेरिना और पश्मीना। बेबी वूल, मेरिना और पश्मीना, ये याद रखने पड़ेंगे। बेबी वूल अभी पूछेगा वो, बेबी वूल और मेरिना और पश्मीना, ये इतने प्रकार की ऊन होती है। ऊनी वस्त्र की बुनाई, ऊनी वस्त्र की बुनाई आप लोग घर में भी बुन सकते हैं। घर में बुनाई देखी होगी, आपके दादी या नानी बुनती होंगी। ठीक है, आपकी मम्मी भी स्वेटर बना लेती है, मफलर बना लेती है। तो ये है ऊनी वस्त्र की बुनाई हाथ से की जाती है। देखो इसमें बैठ के बना रहा है ना। तो ऊनी वस्त्र हाथ एवं मशीनों दोनों प्रकार से बनाए जाते हैं। बहुत सी महिलाएं घर पर ऊन के स्वेटर, शॉल, मोजे, टोपी आदि बनाते हैं। अब देखें अगला प्राणी रेशा है रेशम। तो देखो इल्ली, आप देख रहे हैं सहतूत का पेड़ है, सहतूत के पेड़ के पत्तों पर एक इल्ली दिख रही है ना आपको, उसको बोलते हैं रेशम का कीट यानी कीड़ा, रेशम का कीड़ा। तो रेशम के कीड़े अपने चारों ओर खोल आवरण बनाते हैं। रेशम का जो कीड़ा होता है, इल्ली जो होती है, वो चारों ओर क्या बनाती है? खोल बनाती है। क्या बनाती है? खोल बनाती है। समझ में आई बात? अब क्या करेंगे, इस रेशम के कीड़े को बाहर निकाल लेंगे और इस खोल को क्या करेंगे? उबाल देंगे। क्या करते हैं? उबाल देंगे। अब पहले ये बताओ कि खोल कैसे बना? ये रेशम का कीट जो